आज हम एक ऐसे हाई स्टेक्स सिक्योरिटी ऑपरेशन की कहानी को समझने वाले हैं जिसमें सिर्फ 12 घंटे थे और दांव पर लगा था पूरा देश। ये एक ऐसी दौड़ की कहानी है जो वक्त के खिलाफ थी। शायद इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने उतने हमलों का सामना नहीं किया है जितने नरेंद्र मोदी ने। सोचिए, ये लाइन अपने आप में कितनी बड़ी बात कह रही है। ये इस पूरी कहानी के लिए एक स्टेज सेट करती है, एक ऐसे खतरे का माहौल बनाती है जो लगातार बना हुआ है। सिर्फ 2 शब्द, अलर्ट अलर्ट। 23 अप्रैल 2022 की शाम एक सिक्योर डिवाइस पर बस यही मैसेज फ्लैश हुआ और बस इसी एक मैसेज ने एक ऐसी दौड़ शुरू कर दी जिसमें हर एक सेकंड कीमती था। तो आखिर ये खतरा था क्या? ऐसा क्या हुआ था उस रात? चलिए एक एक करके इन सारी घटनाओं की परतें खोलते हैं और समझते हैं पूरी कहानी को। इस पूरे खतरे की जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, साल 2019 में हुई एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना पर। यहां बात हो रही है आर्टिकल 370 की। ये वो संवैधानिक प्रावधान था जिससे जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को इसे हटा दिया गया। अब इस फैसले ने कुछ गुटों में इतनी गहरी नाराजगी पैदा कर दी कि प्रधानमंत्री सीधे उनके निशाने पर आ गए। तो देखिए पूरी साजिश की टाइमलाइन कैसे बनी। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा। फिर 23 अप्रैल 2022 की शाम को पीएम मोदी ने ऐलान किया कि वो जम्मू का दौरा करेंगे और बस प्रधानमंत्री का यही ट्वीट एक ट्रिगर बन गया जिसने एक जानलेवा प्लान को एक्टिवेट कर दिया। और ये साजिश जितनी सीधी थी उतनी ही भयानक भी थी। निशाना था जम्मू में होने वाली एक बड़ी पब्लिक रैली। तरीका फिदाइन यानी सुसाइड अटैक। हमलावरों के शरीर पर आरडीएक्स बंधा हुआ था और उनका सिर्फ एक ही मकसद था, भीड़ में घुसकर प्रधानमंत्री के नजदीक खुद को उड़ा लेना। इस टीम में पाकिस्तानी आतंकवादी थे और उनकी मदद के लिए एक लोकल गाइड भी। तो एक तरफ आतंकवादी पहाड़ियों में छिपे थे और दूसरी तरफ हमारा इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सिस्टम हरकत में आ चुका था। ये ऑपरेशन एक ही वक्त में 2 अलग-अलग जगहों पर चल रहा था। एक तरफ दिल्ली कमांड सेंटर में बैठे थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, जो अलग-अलग खुफिया इनपुट्स को जोड़कर पूरी तस्वीर समझ रहे थे, और दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर जम्मू की जमीन पर थे 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस के कैप्टन राकेश टीआर। उनके पास अलर्ट तो था पर कोई खास जानकारी नहीं थी, और सबसे बड़ी मुसीबत कम्युनिकेशन पूरी तरह ठप था। अगले दिन दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री को पहुंचना था, यानी घड़ी ने अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दी थी और वक्त था सिर्फ 12 घंटे। सारी इंटेलिजेंस को एनालाइज करने के बाद एनएसए अजीत डोभाल का मैसेज बिल्कुल साफ था। कल प्रधानमंत्री पर आत्मघाती हमला होगा। ये जानकारी तुरंत कैप्टन राकेश तक पहुंचाओ। चेतावनी तो दे दी गई, निर्देश भी साफ था, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। जम्मू में कम्युनिकेशन ग्रिड पूरी तरह से जैम था। मतलब जमीन पर मौजूद टीम तक ये जरूरी मैसेज पहुंचाना लगभग नामुमकिन हो गया था। रात के 2 बज चुके थे। टीम से अब तक कोई सीधा कांटेक्ट नहीं हो पाया था और अब वक्त बचा था सिर्फ 10 घंटे। जरा सोचिए कैप्टन राकेश की सिचुएशन। एक तो कम्युनिकेशन पूरी तरह बंद, उनकी टीम में सिर्फ 5 लोग थे, इलाका विशाल, घना और पहाड़ी, और दुश्मन अंदाजा था कि सामने कम से कम 15 भारी हथियारों से लैस आतंकवादी थे। मतलब हर लिहाज से हालात उनके खिलाफ थे। जब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, रिसोर्स कम थे और बात करने का कोई जरिया नहीं था, तब कैप्टन राकेश ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया। उन्होंने एक टैक्टिकल ड्रोन को हवा में भेजने का फैसला किया, और इसी ड्रोन की आंखों ने दुश्मन की पूरी चाल सामने रख दी। आतंकवादी 2 ग्रुप में बंट गए थे। एक ग्रुप, जिसमें 5-6 आतंकवादी थे, वो सीधे कैप्टन राकेश की टीम को उलझाने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था, और दूसरा जो मुख्य ग्रुप था, जिसमें 2 सुसाइड बॉम्बर्स थे, वो पास के एक गांव की तरफ जा रहा था ताकि वो आम लोगों के बीच घुसकर गायब हो सकें। इसके बाद एक छोटी लेकिन बहुत इंटेंस मुठभेड़ हुई। कैप्टन राकेश की टीम ने हमला करने आई 5 लोगों की टीम को तो ढेर कर दिया, लेकिन असली और सबसे बड़ा खतरा, वो सुसाइड बॉम्बर्स अभी भी बाहर थे। अब सुबह होने वाली थी और पूरा फोकस इस बात पर था कि उन 2 आत्मघाती हमलावरों को आम आबादी में घुसने से पहले ही कैसे रोका जाए। और तभी सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ गई। हमलावरों ने अपने डेटोनेटर एक्टिवेट कर लिए थे। इसका मतलब साफ था, अब अगर एक भी गोली गलती से उनके वेस्ट पर लगी तो एक भयानक तबाही मच जाती। अब जो हुआ वो किसी फिल्म के सीन जैसा था, लेकिन बिल्कुल असली।
सबसे पहले कैप्टन राकेश ने एक पत्थर फेंककर पहले हमलावर का ध्यान भटकाया। फिर पलक झपकते ही उन्होंने उस पर छलांग लगाई और उसका हाथ डेटोनेटर के बटन पर ही दबा दिया। ठीक उसी वक्त टीम के एक दूसरे मेंबर ने दूसरे हमलावर की कलाई पर गोली मारी, जिससे वो निहत्था हो गया। और इस तरह बिना किसी धमाके के दोनों हमलावरों को काबू कर लिया गया। घड़ी में सुबह के 5:52 हो रहे थे और पूरा का पूरा आतंकवादी सेल खत्म हो चुका था। और सोचिए, ठीक 6 घंटे बाद प्रधानमंत्री का काफिला उसी रास्ते से गुजरने वाला था जो अब तो सुरक्षित था, लेकिन कुछ घंटे पहले एक बहुत बड़ी तबाही का गवाह बन सकता था। इस पूरी कहानी का अंत एक बहुत गहरे दार्शनिक विचार के साथ होता है, धर्मो रक्षति रक्षिता। इसका मतलब है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इन घटनाओं को धर्म की यानी सही रास्ते की जीत के तौर पर देखा गया। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे राष्ट्रीय संकट के समय में दिल्ली में बन रही स्ट्रैटेजी और ज़मीन पर हो रही जांबाज कार्रवाई एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। ये हाई लेवल इंटेलिजेंस और ज़मीनी हकीकत के बीच का वो रिश्ता है जो देश को सुरक्षित रखता है। हमारे साथ इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए शुक्रिया।